Hello everyone, welcome back to our YouTube channel पाठशाला सरजी। तो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 9, ठीक है, जो कि आपको दिख ही रहा है, नाजिस में जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर 2। ओके, ये ऐसे तो सीरियल वाइज चैप्टर 11 है, बट आपके बुक के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का चैप्टर 9 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये आपका यूनिट 5 चल रहा है। पहले के हम लोग यूनिट 4 तक का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपका सिलेबस। तो आई होप कि आप लोग पहले के चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग को पूरा क्लियर होगा आपका सिलेबस में जो भी है, और आप आगे की पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आफ्टर ऑल आपका बोर्ड क्लास है, तो पढ़ते हैं आपका हिस्ट्री का क्लास कि देखो क्या हो रहा था। अब ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर लिखा था, वर्ल्ड वॉर 2, और क्या नाजिस में जर्मनी, जो जर्मनी में हो क्या रहा था। जर्मनी एक आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें आपका हिस्ट्री का चैप्टर 8 में बताया है वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, उसमें क्या बताया है, कौन हार गया था भाई वॉर में। जर्मनी हार गया था ना, जर्मनी डिफीट हुआ था ना, उसको क्या करना पड़ा था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन कराया गया था। और उस ट्रीटी में था क्या कि उसको बहुत ज़्यादा हैवी फाइन देना पड़ा, कुछ अपने एरियाज जो थे, लैंड एरियाज थे समथिंग, वो उसको देना पड़ा, शेयर करना पड़ा। ऐसी बहुत सारी उसमें पेनल्टीज लगाई गई थी, आर्मी फोर्स थे वो कम करने पड़े थे। तो इतने सब कुछ चीज़ें थी जो उनको करना पड़ा था, किसको, अकेले जर्मनी को बियर करनी पड़ी थी। जितना भी वर्ल्ड वॉर का रीज़न था सब किसको बोल दिया गया, ब्लेम कर दिया गया जर्मनी को, कि तुम्हारे कारण ही ये सारा वॉर हुआ है। तो अब देखते हैं, ये थोड़ा सा आपका प्रीवियस का व्यू है कि कैसे आपका वर्ल्ड वॉर 1 में क्या क्या हुआ था। तो देखो, जर्मनी लॉस्ट, एक सेकेंड ना, जर्मनी लॉस्ट वर्ल्ड वॉर 1 1918 को स्टार्ट कब हुआ था आपका, 1914 को स्टार्ट हुआ था, ये देखो है ना, 1914 को स्टार्ट हुआ था, एंड हो गया था 1918 को, जब जर्मनी हार गया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ये होगा ही। अब जर्मनी हार गया है तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे ही। इसका मतलब क्या होता है, लाइक अगर जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ का रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट है, वो सब हट जाना, गिर जाना। इकोनॉमिक जो कि पैसे के टर्म्स में, अब सोचो इतना सारा वो फाइन पे कर रहा है तो वहाँ पैसे कहाँ से आएंगे। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स उसको साइन कराया गया 1919 को। अब उसमें क्या था, जर्मनी को ब्लेम किया गया वॉर के लिए, टेरिटरीज उसकी लॉस हो गई, आर्मी को रिड्यूस कर दिया गया, हैवी कंपनसेशन देना पड़ा उसको, क्रिएटेड एंगर और ह्यूमिलेटेड। इससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और ऐसे बदले की भावना जाग गई कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी सबके साथ तो नहीं हुआ, हम ही को इतना ज़्यादा क्यों ब्लेम किया गया और हम ही इतना सब कुछ क्यों सहे, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक वेमायर रिपब्लिक, ये एक वहाँ की गवर्नमेंट का नाम है, मतलब जर्मनी में नई गवर्नमेंट आती है, ठीक है, वेमायर रिपब्लिक करके। अब ये हैंडल करेंगी, ठीक। तो यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और वीक एंड अनस्टेबल। वीक एंड अनस्टेबल मतलब क्या बोल रहा है, अनस्टेबल मीन्स वहाँ गवर्नमेंट बन ही नहीं पा रही है, चल ही नहीं पा रही है, बार बार चेंज हो जा रही है। मतलब जो ये सुनो, सरकार गिर जाना बोलते हैं, मतलब जो भी लीडर है उनको कुछ ना कुछ कारण से हटा दिया जा रहा है या वो खुद रिजाइन कर रहे हैं, इसके लिए बोला जा रहा है अनस्टेबल। मीन्स एक गवर्नमेंट चल नहीं पा रही है, स्टेबल नहीं है, ठीक। और वीक तो हो ही गई है, क्या चीज़ है वहाँ, हर चीज़ की कमी है। मतलब लोग इतने मारे गए हैं, ना उनके पास पैसा है, ना ही उनके पास ऐसा कुछ बिजनेस है जिससे वो अपना इकोनॉमिक स्टेबल कर सके, ना ही उनके पास ऐसी ग्रुप है गवर्नमेंट की कि वो अच्छा सा एक गवर्नमेंट रन कर पाए। मतलब हर तरीके से तो लॉस है, तो कौन सा ऐसा पर्सन आगे उनको पूरा सेटल कर सकता है। तो वीक तो वो ऑलरेडी थे ही, इससे तो समझ आ ही रहा है, इतना सब कुछ हुआ ही है उनके साथ, है ना। अब इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बता रहा है, जैसे ह्यूज रिप्रेशन एंड 1923 हाइपर इन्फ्लेशन, मनी लॉस्ट वैल्यू। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर मीन्स तो बता रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब ना बच्चों देखो क्या बोल रहा है वो, लाइक अगर जो हमारे पास पैसा है, आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपके पास 100 का नोट है, 500 का नोट है, तो अभी जो मार्केट में 500 की वैल्यू है वो अभी के लिए है। अब सोचो ऐसी बहुत सारी नोट आ जाएगी मार्केट में, तो आपको 500 का वैल्यू 500 का नहीं रह जाएगा। वही बात को समझो, लाइक 500 में आप अभी कुछ एक लेके आ रहे हो, सपोज आप एक ब्रेड का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, पूरा बंडल खरीद सकते हो आप 500 में, इतना उसका वैल्यू है ना। मतलब पैसे का इतना मोल है।
लेकिन अगर यही चीज़ हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारी नोटें हों, सबके पास हो, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे उन लोगों को ना एक पूरा बैग भर के ले जाना पड़ता था एक छोटा सा ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। तो ये कैसे हुआ, मतलब वहाँ पैसे की कमी थी, ये सब था, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत सारा मतलब नोट छाप दिया, बनवा दिया कि हाँ, ये सोच के कि इससे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पैसे की कमी, तो पैसे की कमी दूर होगी, लेकिन सामान की कमी थोड़ी ना दूर होगी, मतलब उनके पास उतनी ही चीज़ें हैं ना, खाने पीने की, जो भी आप गेहूँ चावल दाल ये सब ले लोगे, तो उससे क्या, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है एक बंडल के, लेकिन उतना ही क्वांटिटी में है ना, आपको जो भी राइस वेट चाहिए वो तो उतना ही है, अब उसको सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसका अगर हम लोग प्राइस सेट रखे हैं, एक नॉर्मली जो हमारे मनी का वैल्यू है सेट रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग बहुत सारा पैसा ही बढ़ा दें तो लोग आ जा रहे हैं एक बैग सूटकेस लेके पैसे का कि दो हमको अब इसमें, तो उसमें क्या होगा, वो एक सूटकेस भर के भी पैसा लेके आएंगे तब भी उनको 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूँ जो भी चाहिए वो ही मिल पाएगा। तो इससे क्या हुआ, मतलब पैसे की वैल्यू घट गई ना, लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिए हैं, एकदम इंक्रीज कर दिए हैं प्राइस को कि लो अब इतने प्राइस में मिलेगा आपको एक छोटा सा ब्रेड का पीस या पैकेट, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, और अभी भी हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे कि पहले के ज़माने में जब भी अगर दाई दादा से बात करो या मम्मी पापा से बात करो, तो उनके टाइम पे ना जो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ होता था ना, वो बहुत ज़्यादा होता था। अगर दादी दादा से पूछ लो तो वो बताते थे उनके टाइम पे कुछ पैसा चलता था, तो वो उससे जाके मेला घूम के आते थे, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग कभी ना कभी सुने ही होंगे कि उस टाइम पे अच्छा आप लोग 1 रुपये लेके जाते थे, 2 रुपये लेके जाते थे, कितना लगता है ना। अभी आपको कोई 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ देगा, मतलब सोच भी नहीं सकते कि 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ कोई दे रहा है ना। अब तो जो वो बेगर्स रहते हैं, मंदिर के बाहर रहते हैं या कोई मार्केट के बाहर रहते हैं, उनको भी अगर आप 1 to 5 रुपीज़ दो तो वो मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए उनको भी, मतलब एटलीस्ट 10 रुपीज़ तो आप दो। तो सोच रहे हो आप, मतलब अभी के टाइम पे भी मनी का वैल्यू जो है वो उस टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो कम हुआ है ना। चलो आगे देखते हैं। आई होप ये इन्फ्लेशन समझ गए होंगे आप लोग, होशियार तो हो ही। ग्रेट डिप्रेशन, तो ग्रेट डिप्रेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया और इंडस्ट्री एंड बैंक फेल्ड हो गए। मतलब ग्रेट डिप्रेशन आ गया वहाँ पे, कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी तो वैसे ही बढ़ी हुई थी, अब उसके बाद जो इंडस्ट्री और बैंक है, इंडस्ट्री जो भी थोड़ी बहुत लगी हुई थी वो सारे फेल हो चुके थे, जितने भी वहाँ बैंक थे वो भी अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों में कि गरीबी आ गई और वो उनको सफ़र करना पड़ा, और जो गवर्नमेंट से उनका फेथ था या जो भी उनके ऊपर ट्रस्ट था वो सब चला गया। रिजल्ट क्या हुआ, हिटलर और नाजी पार्टी। नाजी पार्टी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ नेशनल वर्कर सपोर्टर ऐसा कुछ फुल फॉर्म था, मैं भूल गई हूँ थोड़ा, नाजी पार्टी बोलते हैं जिसको। तो वो बनाया गया था, ठीक, मतलब वो गरीबों के सपोर्ट में एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी टाइप से बना था जिसको नाम दिया गया था नाजी पार्टी। अब ये हिटलर को ये सब चीज़ जो है ना, वो उससे क्या होता है, हिटलर का राइज होता है, मीन्स हिटलर सामने आता है कि अब देखो हिटलर क्या क्या करता है, ये सब तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इतना हिटलर के बारे में बोला भी जाता है, हिटलर वॉज नॉट बॉर्न ही वॉज मेड, मतलब वो खुद से बना था वैसा। ठीक, अभी देखते हैं आगे। प्रॉमिस ऑफ स्ट्रॉन्ग जर्मनी, हिटलर ने प्रॉमिस किया था कि मैं जर्मनी में सब कुछ ठीक कर दूंगा, वापस से, मतलब जैसा उसका रेपुटेशन था वैसा बनाऊंगा, सबसे बदला लूंगा, या हमारे साथ पूरा गलत हुआ है, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन कराया गया, इतना सब कुछ उन लोगों ने बियर किया, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब देखो क्राइसिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हेल्प हिटलर राइज टू पावर। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से जो भी ये चीज़ें हुई उसके कारण से हिटलर सामने आता है। क्लियर। अब ये जितना भी अभी हमने देखा वो सब था आपका वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कि उसके बाद क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से आपका होता है चैप्टर स्टार्ट कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो देखो, द कंजर्वेटिव मूवमेंट एंड फेजेस बता रहा है। तो कंजर्वेटिव मूवमेंट क्या है देखते हैं। कंजर्वेटिव मूवमेंट मीन्स होता है जो पुराने तौर तरीके से, लाइक जो पहले से चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करना, कुछ ऐसा चेंजेस वगैरह वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये बहुत ऐसा लोग होते हैं ना कि चेंजेस ज़्यादा जल्दी से अपना नहीं पाते। अगर कुछ इन्वायरमेंट चेंज हो गया या कुछ भी, तो उनको माइंड में वही है कि नहीं पहले वाली चीज़ चाहिए। चलो, आफ्टर 1815
कंजर्वेटिव वांटेड टू कीप ओल्ड सिस्टम्स, मोनार्ची, चर्च, सोशल हायरार्की। हायरार्की मीन्स क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है आपका कि लोगों में एक स्टेजेस या लेवल्स होने, लाइक कुछ लोग अपर लेवल के हैं या अपर कास्ट के हैं बोल सकते हैं, या फिर कुछ लोग बीच के आए जो भी जॉब्स वगैरह या पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए है, और कुछ लोग एकदम लोवेस्ट हैं जिनको हम लोग पुअर बोल देते हैं, है ना। तो मतलब कैटेगरीज में ये डिवाइड कर देता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि लोगों के लेवल में डिवाइड कर देना या स्टेजेस में डिफरेंट डिवाइड कर देना, तो ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अपोज डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड रिवॉल्यूशन। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, ठीक। डेमोक्रेसी क्या है, यू नो ना, डेमोक्रेसी जहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है, देन फिर वोटिंग्स हो रही है, उसके बाद गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। नेशनलिज्म एंड रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें क्या हो रहा था, ये इसमें बता रहा है कंजर्वेटिव मूवमेंट एक चल रहा था जब, वांटेड ग्रेजुअल चेंज नॉट सडन रिफॉर्म्स, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस और एकदम जल्दी से चेंजेस वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो ये सब नहीं चाहते। अब देखो मेन एम क्या था, रिस्टोर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, मतलब उनको एक ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यू करना, फॉलो करना प्रॉपर तरीके से, जो भी तौर तरीका है, एक स्टेबिलिटी बना के रखना और ऑर्डर इन सोसाइटी, लाइक जो भी सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब कंटिन्यू करना। राइज ऑफ फेजेस started in Italy after World War I, led by Benito Mussolini। इसका बता रहा है फेजिस में मतलब होता है कि अपने कंट्री से लाइक आप अपनी कंट्री को बहुत पसंद कर रहे हो, सिर्फ अपनी कंट्री को पसंद कर रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो कि आप अच्छे नहीं हो। लाइक आप ऐसा समझ जाओ कि अगर सिर्फ बोल रहे हैं हमारा कंट्री ही सही है और हम अपने कंट्री को ही पसंद करते हैं और इतना लव कर रहे हैं अपने कंट्री से कि दूसरे कंट्री से लड़ने के लिए भी रेडी हैं या उनको हार्म करने के लिए। अब ऐसा बता सकते हैं वन पार्टी वन लीडर रूल, मतलब एक ही पार्टी है वहाँ पे, एक ही लीडर है। तो ये कौन सा आया, मतलब सोचो, डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक है, और ऑटोक्रेटिक का ही दूसरा नाम है डिक्टेटरशिप, लाइक एक ही लीडर सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, है ना। डेमोक्रेसी में तो पार्टीज होती है, मिल बांट के होते हैं, वो इलेक्शन होता है, वोट करते हैं लोग, तब जाके उनका रिजल्ट आता है और वो जीतते हैं, जब तब जाके वो गवर्नमेंट आती है। लेकिन यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है ऐसा, तो ये डिक्टेटरशिप हो गया, कोई डेमोक्रेसी नहीं। देखो लिखा भी हुआ है नो डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम। अब उसके बाद स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म। स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म का मतलब वही कि मतलब एकदम बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए मर मिटना लेकिन दूसरों को हार्म करना है। ऐसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसा हम अपने कंट्री के लिए फील कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि दूसरों को हार्म करना, वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसा नेशनलिज्म होना कि आप सिर्फ अपने कंट्री को ही पसंद कर रहे हो और दूसरे कंट्री को हार्म करना चाहते हो कि नहीं हमारा कंट्री दिखना चाहिए सबसे बेस्ट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि कंजर्वेटिव और क्या हो रहा था मूवमेंट फेजेस में। आगे देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है, इससे वायलेंस बढ़ रही है, लाइक यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, लड़ाई झगड़े, आवाज उठ रहे हैं, लोगों के बीच लड़ाइयाँ हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। अब देखो कंट्रोल ओवर मीडिया एंड सोसाइटी, उन्होंने मीडिया और सोसाइटी के ऊपर भी कंट्रोल करके रखा है। बोलते हैं ना मीडिया को सारे राइट्स है, मतलब सच दिखाने का, जो भी हो रहा है वो सब बोलने का, लेकिन अगर डिक्टेटरशिप चल रहा है भाई, एक ही लीडर है, तो वो एक लीडर क्यों चाहेगा कि मेरे बारे में गलत बताएं, और है ही कौन दूसरा पार्टी जिसको वो सही बता सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मना करेगा। तो मीडिया वगैरह सब जो है वो सब कंट्रोल में है। अब क्या है देखो, कॉजेज ऑफ राइज, इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, वीक गवर्नमेंट, ये सब तो अभी हमने पिछले में देखा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद में सारी चीजें हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, गरीबी आ गई, गवर्नमेंट वीक हो गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पीपल जो हैं सपोर्ट करने लगे स्ट्रॉन्ग लीडर्स को, लीड टू स्प्रेड ऑफ डिक्टेटरशिप इन यूरोप। अब इससे क्या हुआ, जो डिक्टेटरशिप है वो ज़्यादा करके बढ़ने लगा। अब देखो जर्मनी एंड नाज़िज़्म, अब जर्मनी में क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। अब देखो शॉर्टली में देखो, ऐसा होगा कि एक स्टोरी है कि जर्मनी में कैसे क्या क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में हिटलर ने क्या किया, देन फिर वो कैसे रीज़न बना वर्ल्ड वॉर टू का कि फिर से वर्ल्ड वॉर हो जाए, है ना, और देन उसके बाद क्या होता है।
और हिटलर का कैसे डेथ होता है, हिटलर सुसाइड किया है, आप लोग को पता है हिटलर सुसाइड किया है 1945 में, है ना। अब देखो वर्ल्ड जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ये सारा चीज अभी अभी आप लोग देखिए हो, जो रिकॉल हो रहा था फर्स्ट में, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किए, ह्यूमिलेशन एंड हैवी पेनाल्टीज उनको देना पड़ा, और उसके बाद वेमायर रिपब्लिक आया, स्टेबलाइज होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, जो कि 1919 में जो वीक और अनस्टेबल होती है, हिटलर आता है, एडोल्फ हिटलर पूरा नाम है उसका, और वो लीडर होता है नाजी पार्टी का, और वो प्रॉमिस करता है कि मैं लोगों को जॉब दिलाऊंगा, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को ख़त्म करवाऊंगा, ऐसा वो प्रॉमिस करता है। ठीक, अब उसके बाद देखो नाजी आइडियोलॉजी, मतलब उसका एक माइंड सेट था, है ना, कि वो करता क्या था। देखो यहाँ से उसकी पूरी स्टोरी स्टार्ट हो गई। बिलीव इन आर्यन रेस सुप्रियोरिटी, हेटर टुवर्ड्स ज्यूस और एक्सट्रीम नेशनलिज्म। अब यहाँ से ये तीनों पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको सुनो। जो आर्यंस थे, मीन्स ये जो आर्यंस और ज्यूस बताया है ना, वो एक ऐसा बता रहा है जैसे कि कुछ आप समझ सकते हो कास्ट वगैरह, या एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ के, जर्मनी के। तो वहाँ क्या बता रहा है वो, कि वो सिर्फ आर्यंस जो थे वो अपर लेवल के थे, ये जो लोग थे ना, ये अपर लेवल के हम लोग बोल सकते हैं, उनको ही वो चाहता था बस। और ये जो ज्यूस थे उनको बहुत, मतलब वो ख़त्म करवाना चाहता था उनको, वो बहुत लोगों को मारा था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनकी पूरी जो, इनसे बहुत सारी राइट्स छीन ली गई थी, सारे राइट्स इनको होते थे, इनको ही हर जगह जॉब मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, इनके लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनके लिए जस्ट अपोजिट, ऐसा समझ सकते हो। ठीक, ये जो थे वो सोसाइटी में ऐसा लोअर समझ सकते हैं, जो कि हिटलर के तरीके से तो और बहुत ज़्यादा थे, वो बहुत ज़्यादा हेट करता था इनको। और उसके बाद एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब जो मैं आपको बताई ना, कि सिर्फ हमारा नेशन हो, दूसरों का नहीं हो, उसके बारे में बात कर रहा है, कि उसको सिर्फ अपना ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। अब देखो उसके पॉलिसीज क्या थे, वन पार्टी थी, डिक्टेटरशिप तो चल ही रहा था, कोई डेमोक्रेसी, कोई फ्रीडम नहीं था, कंट्रोल था मीडिया पे, एजुकेशन पे, यूथ पे। एजुकेशन क्या पढ़ाना है वो भी कंट्रोल करके रखा है, और क्या, प्रेशुकेशन ऑफ ज्यूस एंड माइनॉरिटीज, मतलब ये जो ज्यूस थे और जो माइनॉरिटीज थी उनकी, जो लोअर कास्ट के थे भाई और ज्यूस थे, उनको पूरा खत्म करना वो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो बस चाहता था कि ये लोग खत्म हो जाए हमारी कंट्री से, और हम लोग आराम से, जो वो आर्यंस करके नाम थे ना, वो वाली कम्युनिटी वहाँ पे रहे, बस इतना वो चाहता था। यहाँ तक क्लियर। अब देखो रिजल्ट क्या हुआ, हिटलर जो है वो स्टेबलाइज कर दिया है पूरा, टोटल कंट्रोल ऑल ओवर उसी के हाथ में था, और इससे क्या होता है, जर्मनी टू वर्ल्ड वॉर 2। अब धीरे से होगा भाई, इतना सब कुछ कर रहा है उल्टा सीधा काम, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो फिलहाल पढ़ ही रहे हैं। देखो अब क्या था, स्टेट एंड सोसाइटी अंडर नाजी रूल। अब जो रूल्स चल रहे थे नाजी के, जो रूल चल रहा था उसमें कैसा था, वहाँ पे चल क्या रहा था एक्चुअली में, उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखो डिक्टेटरशिप अंडर हिटलर, ये भी पता है, वन पार्टी, नो डेमोक्रेसी और इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, कोई डेमोक्रेसी नहीं था, ये भी आप लोग जानते हो। अब देखो कंट्रोल क्या क्या था, मीडिया पे उसका कंट्रोल था, है ना, वो जो दिखाना चाहता है मीडिया में, मीडिया वही करेगी, मीडिया अपने से कुछ नहीं, ना उनसे क्वेश्चन कर सकती है, क्रॉस क्वेश्चन, ना ही कुछ बोल सकती है, मतलब मीडिया ऑल ओवर उनके कंट्रोल में है। इतना समझ आ गया होगा। अब देखो एजुकेशन, प्रेस कंट्रोल, मतलब प्रेस कंट्रोल वही होता है ना, जो क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, न्यूज़पेपर बना रहे हैं, एंड ऑल ओवर थिंग्स, जो भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं पूरे अपने कंट्री में लोगों को, वो। अब क्या, प्रोपेगेंडा यूज टू इन्फ्लुएंस पीपल, अपोजिशन वाज सप्रेस्ड, मतलब कोई अपोजिशन नहीं होना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को जो वो सिखाना चाहते थे, जिस आर्मी में जाना है तो आर्मी के लिए उनको ट्रेन कर दिया जा रहा है बच्चों को, और भेज दिया जा रहा है, मतलब कंपलसरी कर दिया गया है कि 14 ईयर्स 15 ईयर्स के एज के बच्चों को ऐसा सब सिखाया जाए। अब पॉलिसी में क्या क्या था, सीक्रेट पॉलिसी, गेस्टेपो, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसके रिलेटेड। गेस्टेपो क्या है देखते हैं ना, ये कंट्रोल करके रखा है सोसाइटी को। गेस्टेपो मीन्स अगर आप देखो तो ये सीक्रेट पॉलिसी। अब सीक्रेट पॉलिसी क्या है, सीक्रेट पॉलिसी बना देने से उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, तो वो गेस्टेपो लेके आया था सीक्रेट पॉलिसी, लाइक
लोग जो थे, मतलब उसके कुछ ग्रुप के मेंबर्स थे, कुछ लोग थे उसके पर्सनल अपने, वो क्या करते थे, जो भीड़ है ना, मतलब जो सोसाइटी है उसमें जाके लोगों की बातें सुनना, या कोई अगर गलत बोल रहा है, ऐसे बोल सकते हो जैसे जासूस लगाना, ये समझ सकते हो कि हिटलर ने ना अपने जासूस लगा के रखे थे। वो क्या कर रहा है, अपने कुछ लोगों को भेज के रखा है जहाँ भीड़ भाड़ हो, मार्केट हो, जो भी जगह पे लोग रह रहे हैं, अगर कोई भी इसके खिलाफ बात करता था, हिटलर के खिलाफ, तो वो उनको पकड़ के पनिश करता था, या जैसा भी उसका बिहेव करना हो वो करेगा, उनको मना करेगा कि ऐसे बात नहीं करना है, या अगर दिख गए कोई भी उसके खिलाफ, लाइक मतलब उसका मेन मोटिव था कि कोई कुछ प्लान ना करे या मेरे बारे में कोई कुछ गलत ना बोले। ठीक है, गेस्टेपो को अच्छे से पढ़ लेना। अब उसके बाद पीपल लिव्ड इन फियर। अब इतना सब कुछ हो रहा है, सोचो आपके आसपास जासूस लगे हुए हैं, क्या आप क्या बोल रहे हो, कोई सुन रहा है सब कुछ ना, तो अगर आप कुछ भी गलत बोल दिए तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, आप डर में रहोगे मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, है ना। तो फियर में तो रह ही रहे हैं, कोई उसको स्पीच नहीं, सॉरी, कोई फ्रीडम नहीं है उनको स्पीच का, मतलब उनको कोई फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो वही बोल सकते हैं जो हिटलर चाहता है, लाइक नॉर्मली बात है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा। यूथ कंट्रोल, हिटलर यूथ फॉर बॉयज, गर्ल्स ट्रेनेड फॉर मदरहुड। ओके, अब देखो यहाँ, देखो यहाँ बता रहा है, यहाँ हिटलर जो बॉयज को है कुछ आर्मी वगैरह के लिए ट्रेन करता था, और यहाँ जो गर्ल्स ट्रेनेड फॉर मदरहुड, मतलब वो चाहता था कि जो फीमेल्स है सोसाइटी में उनको मदरहुड के लिए, लाइक वो घर पे रहें, बेबीज को संभाले, केयर करे, इन सब चीज़ों के लिए वो ऐसा थिंकिंग रखता था कि हाँ वो घर पे रह के अच्छे से बच्चों की केयर करें, ऐसा। और भी कुछ है इसके लिए, जैसे रोल ऑफ वुमेन, देखो आगे आ ही गया। इनकरेज टू स्टे एट होम, उनको वुमेन्स को क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि घर पे रहो आप, फोकस ऑन चिल्ड्रन एंड फैमिली, यही बोली, मतलब उनको ध्यान रखो बच्चों का और घर के फैमिली मेंबर्स का। नो मेजर रोल इन जॉब्स और पॉलिटिकल्स, उनको कोई मेजर रोल ना हो, मतलब उनको ऐसा मतलब बता रहा है कि आप घर में रहो, घर संभालो, बच्चे संभालो, लेकिन आप बाहर जाके कोई जॉब ना करो, कोई आप ऐसे पॉलिटिकल में इन्वॉल्व ना हो, लाइक आप लीडर ना बनो या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करो, इस टाइप से। ठीक, अब प्रेसिक्यूशन में बता रहा है, ज्यूस और माइनॉरिटी वे आर टारगेटेड, मतलब कि बोल रहा है उनको तो टारगेट करके रखा ही है, पहले भी बोली हूँ कि उनको वो बहुत दुश्मनी था भाई उसका, पता नहीं क्या। राइट टेकन अवे और सेंड टू कॉन्सेंट्रेटेड कैंप्स, मतलब उनका जो राइट्स था वो सब तो छीन ही लिया गया था, और वो उनके साथ बहुत गंदा बिहेव करता था, इवन मार भी देता था। और यहाँ बताया जाता है, कहा जाता है, मतलब वो वुमेन्स को, वो भी सिर्फ हायर क्लास की ना, जो आर्चियंस थे, जो अभी नाम था एक सोसाइटी का, आर्यंस थे ना, सॉरी आर्चियन नहीं थे, आर्यंस थे, वो क्या कर रहे थे, मतलब उन उन कैटेगरी के वुमेन्स को, जो वो वाली जो कम्युनिटी थी उनको अगर आगे बढ़ा रही है, मतलब इनके जो बोल सकते हैं कि इनका जो नंबर्स है, नंबर्स ऑफ पीपल्स है, उनको इंक्रीज कर रहे हैं, इनके फैमिली में बर्थ हो रहा है, तो वेल एंड गुड, बट इसमें नहीं ना। और इनमें अगर जो ऐसा वुमेन्स करती थी, अच्छा कोऑपरेट कर रही है, मतलब बहुत सारे बेबीज आ रहे हैं और फैमिली बढ़ रही है, तो उनको वो ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं उसको, अप्रिशिएट भी करता था, ये बोल सकते हैं ना, मतलब वो अप्रिशिएट भी कर रहा है, तो उसको सिर्फ एक प्रॉपर कम्युनिटी चाहिए थी, जो कि जिसको वो पढ़ाने में हेल्प कर रही है वुमेन, तो वो उसके लिए बहुत खुश था, तो ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ सोसाइटी, सोसाइटी क्या, टोटल कंट्रोल बाय स्टेट, नो इक्वालिटी और फ्रीडम, यहाँ कोई इक्वालिटी तो हो नहीं रही है, इक्वालिटी हुई क्या, देखो जो ज्यूस है उनको मार दिया जा रहा है, एक ही कम्युनिटी को रखा जा रहा है, एक को मार दिया जा रहा है, कोई फ्रीडम नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि जो नाजी पार्टी, लाइक हिटलर जब था तब क्या हो रहा था वहाँ पे, समझ आया आप लोग को, पता चल रहा है कि कैसा कंडीशन रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, हिस्ट्री वैसे भी ऐसा ही होता है। अब देखो यहाँ द हॉलोकॉस्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यहाँ लिखा ही हुआ है, मास किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल बाय नाजिस। देखो मतलब बहुत बड़े अमाउंट में लोगों को मार देना, और ये किसको मार रहे हैं, ये देखो मेन टारगेट ज्यूस, मतलब उनको वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी
कम्युनिटी है ना, ये भी बड़ी सी कम्युनिटी है, इतने सारे लोगों को मार दिया जाता था। सिर्फ यही कि उनका कोई ऐसा कुछ उनका गलती नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ वो ज्यूस है करके उनको मार दिया जा रहा है। ठीक है, कि ये आप सोसाइटी में मत रहो, आप अच्छे लोग नहीं हो, जबकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना ही उनको एजुकेशन का राइट्स मिल रहा है, ना कुछ नहीं। तो चलो राइट्स छीन रहे हैं, लेकिन उनको मार भी दिया जा रहा है, उसी को बोला जाता है हॉलोकॉस्ट। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, जो उसका आइडियोलॉजी था, एनिमी मानता था वो इन लोगों को, और ये क्या चाहता था, प्योर आर्यन रेस, मतलब वो पूरा ये जो आर्यंस की कम्युनिटी थी वही वो चाहता था। अब उसके बाद जो भी राइट्स वगैरह हैं, प्रॉपर्टी है, सिटीजनशिप है, वो सब तो उन लोगों को दे ही नहीं सकता। सोचो, जब मार दे रहा है तो ये सब क्या देगा, वो जो उसको क्या देगा, जॉब्स, राइट टू प्रॉपर्टी, सिटीजनशिप, ये सब देगा वो? बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकते। फोर्स टू लिव इन गेटोस और सेंड टू कंसंट्रेशन कैंप्स, मतलब उनको कैंप्स में भेज दिया जाना, उनको फोर्स करना कि यहाँ नहीं रहो। मास किलिंग मतलब होता है कि कैसे मार रहा है वो सब बता जा रहा है कि लिड इन गैस चैम्बर में डाल के मार देना। मिलियन डाइड इन कैंप्स, लाइक कैंप्स में उनको मार दिया जा रहा है, कैंप्स में भेजा जा रहा है, फिर उनको वहाँ पे मार दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें। अदर विक्टिम्स के बारे में बताया गया है। रिजल्ट हुआ है कि 6 मिलियन ऑफ पीपल जो हैं वो मारे गए। ठीक है, और वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स इन हिस्ट्री बताया जा रहा है, मतलब इतनी बड़ी कम्युनिटी को मार देना और वो भी बिना किसी गलती के, तो ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट क्राइम बताया जा रहा है इन हिस्ट्री में। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हेटर्ड फैले, रेजिज्म और डिक्टेटरशिप, इस मतलब हुआ ना, लोग डरेंगे ही ना कि इतना ज़्यादा कैसे ये कर सकता है। देख रहे हो कितने लोग मरे हुए हैं पिक्चर्स में। ओके, आगे देखते हैं भाई। फॉरेन पॉलिसी एंड द वर्ल्ड वॉर, जो कि फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या है, कैसे हो रहा है। तो देखो, हिटलर का पॉलिसी क्या था, फॉरेन पॉलिसी क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल को हटाना, और एक चीज, एक्सपेंड जर्मनी ट्रीटी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, फिर भी चलो वो जर्मनी में कर रहा है, लेकिन अब वो उसका एक ये डिसीजन जो था ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्म कर देता है भाई। कि क्या, लेवेंस्टैम जो बोल रहा है, मतलब कि लैंड एरिया को बढ़ाना, जो लैंड एरिया है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, मेक जर्मनी पावरफुल नेशन, वो जर्मनी को नॉर्मल नेशन ना बना के बहुत ज़्यादा पावरफुल नेशन बनाना चाहता था। ठीक है, अब देखो यहाँ बता रहा है जो जो एक्शंस लिए गए और कौन कौन से सन में लिए गए वो। अब उसके बाद जो एक्सपेंशन, यहाँ पे आओ सीधे, जो वो एक्सपेंस बढ़ाना चाहता था। ठीक है, 1939 को वो ऑक्यूपाइड करता है, और कुछ पोलैंड में वो हमला कर देता है ना, ये जगह वहीं का है, पोलैंड पे वो अटैक कर देता है। ठीक है, हो गया, अटैक नहीं लिख रही हूँ। फॉर्मेड अलायंसेस विथ इटली एंड जापान, और जो अलाइज पावर और एक्सिस पावर जो हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ा था ना, कैसे नेशंस डिवाइड हो गए थे। एक में कौन कौन थे, इटली, जापान, और इधर कौन कौन थे, जर्मनी के साथ कौन कौन था, पढ़े हो, याद है? कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन सा था। ठीक, अब देखो ये फॉर्मेट करता है, अब वो अटैक कर देता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चाहता था कि अपना जर्मनी का जो एरिया है ना वो बढ़ाए। तो यही बस वो गलत कर देता है, बहुत ज़्यादा गलत कर देता है, मतलब गलत तो कर ही रहा है अपने नेशन के साथ, लेकिन वो बाहर अटैक करना, उसको ये नहीं करना चाहिए था। तो वो बहुत फुल, मतलब उसको तो कंट्री में तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, जर्मनी में तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पूरा अपना पावर लगा के रखा है वो, तो वो बाहर भी यही चाहता है। अब इससे क्या होता है, स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 2, 1 सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ब्रिटिश एंड फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। अब ब्रिटिश और जो फ्रांस है वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं किस पे, जर्मनी में। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट हो गया। देखो डेट भाई 1939 है ना। अब उसके बाद मैसिव डिस्ट्रक्शन और लॉसेस ऑफ लाइफ, अब होगा ही अगेन, वर्ल्ड वॉर 1 में भी यही हुआ था। तो डेट देख रहे हो 1939 से कहाँ तक चलेगा, 1945 तक। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या था, बताओ क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट, कमेंट करो, आप लोग तो पढ़े हो ऑलरेडी सब कुछ। अब देखो याद भी हो जाएगा आप लोग को। अब स्टार्ट हो गया ब्रिटेन, अब ब्रिटिश जो है, अब यहाँ से अब वर्ल्ड वॉर तो पढ़ रहे हैं, इंडिया का क्या कनेक्शन है, हम तो इंडियंस हैं, हमको तो ये भी जानना पड़ेगा ना कि इंडिया क्या कर रहा था तब।
तो देखो क्या कर रहा था, जो ब्रिटेन है वो इन्वॉल्व कर देता है इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में विथआउट एनी कंसल्टिंग, मतलब बिना इंडिया से पूछे कि आपको इन्वॉल्व होना है कि नहीं, आप हेल्प करोगे कि नहीं, कुछ नहीं, सीधे क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब इंडिया के लोग कितना सहेंगे भाई, ऑलरेडी वो लोग रूल कर रहे हैं, इतने दिन से सहे जा रहे हैं, अब ये भी कर दिया उन्होंने। अब सोचो, मतलब हमारी कंट्री कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी, अब वो ये सब चीजें करेंगे लोग। वर्ल्ड वॉर में जाके कुछ हो रहा है, वहाँ पार्टी हो रही है, नहीं ना, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। तो मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री के लोगों को, ऑब्वियसली हमारे कंट्री के लोग गए हैं तभी उन्होंने इन्वॉल्व किया है, अब ब्रिटिशर्स भेजे हैं, मतलब वो अपनी आर्मी को तो नहीं भेजेगा, हमारे इंडियंस गए होंगे आर्मी में, आर्मी के मेंबर्स इंडियंस हैं, तब वो वहाँ गए तो वर्ल्ड वॉर में मरने के लिए भेज देना। सोचो, मतलब इतना ज़्यादा वॉर हो रहा है, कौन मर रहा है कौन बच रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसमें इतना बड़ा फैसला उन्होंने खुद कर दिया और भेज दिया, तो इससे क्या होगा, लीडर्स ऑब्वियसली गुस्सा होंगे, कंट्री के लोग गुस्सा होंगे। तो देखते हैं क्या है रिएक्शन ऑफ कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज दिस डिसीजन, जो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो इसके अपोज लेता है कि नहीं ये गलत है, कांग्रेस मिस्ट्रीज रिजाइनेड इन प्रोटेस्ट, मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया। अब देखो मुस्लिम लीग क्या है, जो कांग्रेस, दो पार्टीज थी ना, तो कांग्रेस जो थी वो तो ठीक है, वो मना कर रही है, प्रोटेस्ट वगैरह कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो सपोर्ट कर दे रहे थे ब्रिटिशर्स वॉर एफर्ट्स, डिमांडेड सेपरेट नेशन पाकिस्तान, और क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमको सेपरेट चाहिए पाकिस्तान, अलग करो हमको इंडिया से। ठीक है, अब अगस्त ऑफर देते हैं इन लोग, ब्रिटिश प्रॉमिस सम रिफॉर्म्स आफ्टर वॉर, इंडियंस रिजेक्टेड इट। अब देखो अगस्त ऑफर क्या है, 1940 को ब्रिटिशर्स, मतलब अब लोग इतना गुस्सा हुआ है तो उनको शांत करने के लिए थोड़ा सा वो ऐसे ही बता रहे हैं कि जिसको नाम दिया गया है अगस्त ऑफर, कि हाँ हाँ हम रिफॉर्म कर देंगे सब चीज़ में, लाइक आपको अभी राइट्स नहीं होता ना, लीडर्स नहीं बन पाते, वो आपको कुछ भी डिसीजन लेने का राइट्स नहीं होता, तो वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतने साल से समझ चुके हैं कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी देंगे तो कुछ करने नहीं देंगे, लाइक अगर वो लीडर बना भी देंगे तो डिसीजन सारा उनका होगा, है ना। अब देखो उसके बाद क्या होता है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलता है 1942 को, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लीड किया जाता है, और डिमांड था क्विट इंडिया, मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, मतलब मास प्रोटेस्ट, भीड़ में लोग पूरा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्या, क्विट इंडिया, डू और डाई का स्लोगन दिया जाता था, अब भारत छोड़ो, है ना, ब्रिटिशर्स के लिए बोला जा रहा है कि अब आप यहाँ से जाओ, बहुत हुआ भाई, और नहीं रह पाएंगे हम लोग ऐसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही है उस टाइम पे, कब, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया में। ठीक, अब देखो यहाँ बता रहा है कि एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 का एंड कैसे होता है और क्या होता है। तो देखो 1945 को तो हुआ ही एंड, और जर्मनी हार जाता है, डेथ ऑफ हिटलर, एडोल्फ हिटलर डाइड इन अप्रैल 1945, हिटलर हटेगा तभी तो वर्ल्ड वॉर खत्म होगा ना, हिटलर ने सुसाइड किया था, याद रखना। अब डिवीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर्स ट्रायल्स बता रहा है, नाजी लीडर्स वेयर पनिश्ड, उनको पनिश किया जाता है, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एड्रेसेस, मतलब इतना सारा उन्होंने क्राइम किया है तो उन सब के लिए उनको पनिश किया जाता है, और यूनियन का फॉर्म होता है, ठीक, 1945 को। एम होता है मेंटेन वर्ल्ड पीस, लाइक मतलब कि उनको वर्ल्ड में जो पीस है वो बना के रखना, क्योंकि इतना सारा तो वॉर हो ही रहा है, जब देखो ना वॉर ही हो रहा है, देखो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, एक छोटे छोटे से रीजन के कारण क्या हो जा रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, पूरी कंट्री इन्वॉल्व हो जा रही है ना। अब देखो कोल्ड वॉर बिगिनिंग, कोल्ड वॉर क्या होता है भाई, कोल्ड वॉर ये होता है मतलब एक दूसरे को डराना, मतलब वॉर एक्चुअल में तो नहीं हो रहा है लेकिन कभी भी हो सकता है, पूरा प्रिपरेशन करके रखना। अच्छा सोचो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एक फ्रेंड है जो बहुत पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, एग्जाम के लिए पढ़ रहा है ना, कि हाँ अभी एग्जाम आ रहा है तो वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है ना, उसको एग्जाम देना है। और वहीं आपका दूसरा फ्रेंड है जो कि नहीं पढ़ रहा है, तो मतलब वो प्रिपेयर नहीं कर रहा है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसको देख के वो भी प्रिपेयर करने लग गया कि हाँ हाँ उसके एग्जाम्स हैं मेरे भी हैं, मुझे भी देने हैं वही सेम एग्जाम, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब वो दोनों शांति से दोनों अपना पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम आया नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल।
ऐसा ही वॉर कि वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन वॉर हो नहीं रहा है एक्चुअल में। अब उनका ये जो आइडियोलॉजिकल फाइट था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इसमें बोला जाता है नॉर्मली एक कि एक पूरा गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा ये वाला, और ये जो प्राइवेट रहता है लाइक दे दिया जाना, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है या जो ज़मीन लैंड वगैरह है वो प्राइवेट कम्युनिटीज़ को दे दिया जाना कि हाँ आप वर्क कर सकते हो, अपने नाम में कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए ना कि सारा कुछ गवर्नमेंट रखेगी या नॉर्मल लोगों को भी दे दिया जाना चाहिए, आधा कंट्री तो इन चीज़ों में ही बैठी हुई थी कि हाँ क्या किया जाना है, ठीक है। और नाजी रूल यहाँ ख़त्म होता है। मैसिव डिस्ट्रक्शन इन यूरोप, न्यू ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर फॉर्मेट, जो नया ग्लोबल पॉलिटिकल है वो फॉर्म होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब देखो यहाँ क्या हुआ, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के बारे में बता रहे हैं भाई, देख लो क्या है, कब फॉर्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, कब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, न्यूयॉर्क में हुआ, हेडक्वार्टर यहाँ है न्यूयॉर्क यूएसए। अब इसके मेंबर्स हैं इतने सारे कंट्रीज इसमें ज्वाइन हैं, नाउ 190 प्लस मेंबर्स कंट्रीज हैं, 190 से ऊपर हैं। मेन एम है कि इंटरनेशनल पीस हो, सिक्योरिटी हो, प्रमोट कर रहे हैं कॉपरेशन अमॉन्ग नेशन, जो नेशंस हैं सब मिलके रहें और शांति बनाई रही, और एक सिक्योरिटी हो कि हाँ दोबारा से ऐसा कभी वर्ल्ड वॉर 2 जैसा सीन या 1 जैसा सीन हमको देखने को नहीं मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉस होता है, किसी का प्रॉफिट नहीं होता इसमें। अब प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, जो लोगों की नॉर्मल लाइफ फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको प्रोटेक्ट करना, 6 फंडामेंटल राइट्स आप लोग पढ़ चुके हो। इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं क्यों, ताकि लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके और एक सही डिसीजन हो सके। मतलब अगर किसी कुछ भी चीज़ हो रहा है तो मिलके डिस्कस करके सॉल्व किया जाए, ना कि सीधे लड़ाई झगड़ा करने लगे कि हाँ तुमने लड़ाई किया तो मैं भी लड़ाई करूँगा, और दोनों में से किसी का कुछ हो नहीं रहा है ना। अब इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और सेक्रेटरीट हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है लाइक सोशल इकोनॉमिकल, जो भी सामाजिक तौर पे है और जो इकोनॉमिक है वो सबको संभालना पैसे के टर्म्स में, जैसे ऐसा कंडीशन वापस से ना आ जाए कि हम लोग फिर से बैग भर के लेके जा रहे हैं एक छोटा सा पीस ऑफ ब्रेड लेके, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल लीडर के बारे में बता रहा है, ये है प्रेजेंट में कौन है, ये नाम लिखा हुआ है एंटोनियो गैट्रेस। अब फंक्शन क्या था इनका, वॉर से प्रिवेंट करना, कॉन्फ्लिक्ट पीस कीपर कीपिंग शांति बनाए रखना, और क्या ह्यूमैनिटेरियंस एड, सपोर्ट डेवलपमेंट एंड हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कि नॉर्मली जो सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट को, हेल्थ प्रोग्राम को, लाइक वो ऐसा ना हो कि लोगों को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको राइट्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनके हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके डेवलपमेंट में ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी ये यूएनओ वर्क कर रही है वो सब चीज़ों पे कर रही है, ठीक है, शांति बनाने के साथ साथ में ये सब भी, ठीक। और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस और रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल डिस्प्यूट मतलब जो कंट्रीज के बीच में, 2 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 4 कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो सबको शांति से बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। डिस्प्यूट्स मीन्स वही होता है। अब वर्ल्ड का पीस मतलब हाँ ऑब्वियसली जब सारी कंट्री शांति से अपना अपना काम करेगी तो पूरे दुनिया में नॉर्मल से पीस रहेगा। प्रमोट ग्लोबल कॉपरेशन मतलब जो कि ग्लोबली ट्रेड वगैरह है, लोग एक दूसरे कंट्री में आपस में ट्रेड कर रहे हैं, एज अ फ्रेंडशिप रह रहे हैं, सब कुछ है ना। अभी देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर मिलने जाते हैं, वो जो G7 वगैरह बना हुआ है वो सब क्या है, इसी के लिए। अब ओके, यहाँ तो आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको ये नोट्स अगर आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं तो फिर ये आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में मिल जाएगा, सब कुछ आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ होता है हम लोग का चैप्टर ख़त्म, जो कि हिस्ट्री का आपका चैप्टर 9 था। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी करेंगे, और अगर आपको ऐसे ही बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं बहुत डिटेल में अच्छे से, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं PS कोचिंग। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट्स है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।